स्टार्ट। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे आप लोग। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आपके चैनल एवीएस कॉमर्स में अकाउंट का टॉपिक एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आज आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। इस टॉपिक से पहले हम बात करेंगे नेक्स्ट ईयर 11th क्लास में आपने पढ़ा था फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आप 3 अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एनपीओ टॉपिक में इनकी जगह पर क्या बनेगा? आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके बाद बनेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट सेम रहेगी। ये टॉपिक आगे ले जाने से पहले आपको इतना बता दिया जाए कि जो हम बैलेंस शीट बनाते थे 11th क्लास के अंदर, वो हम ट्रायल बैलेंस से बनाते थे। ट्रायल बैलेंस दिया होता था हमें और उस ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है बच्चे, अब हम क्या बनाएंगे इसके अंदर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के साथ आ जाएगा, इसकी जगह आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट सेम रहेगी। जब आप फाइनल अकाउंट बनाते थे 11th क्लास में, तो उसमें एक्सेप्टेंस करते थे किसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसकी हम चेक करते थे कि प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना, वो निकलता था हमारा फाइनेंशियल ईयर से। और फाइनेंशियल कब बनता था हमारा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च या 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। यहाँ पर सेम यही प्रोसीजर है आपके सामने। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। इसमें हम एक्सेप्टेंस क्या करते हैं? सरप्लस निकलता है इसमें या डेफिशिएंसी। सरप्लस कि कितना हमें पेमेंट सरप्लस हुआ, कितना ऐड हुआ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कितना डेफिशिएंसी रही। डेफिशिएंसी का मतलब कमी आना, कितनी इसके अंदर कमी आई। जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाते थे बेटा, तो कंपनी की बैलेंस शीट में आपने देखा था जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे या कितनी भी कंपनी थी, उस कंपनी का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करती? कंपनी के आगे कोई भी आप कोई कंपनी का नाम ले लीजिए, उसके पीछे लिखा जाता था .com। जबकि एनपीओ के अंदर .com का यूज नहीं किया जाता, इसके अंदर आता है .org यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रॉफिट अर्निंग करना नहीं है, सोशल सर्वे करना है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, नॉट पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका पर्पस अर्निंग करना, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल सर्वे करना है। जब हम कोई कंपनी चलाते हैं तो उस कंपनी को चलाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है ओनर की। ओनर जो उसके अंदर कैपिटल लगाएगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा, कंपनी का मालिक यानी कि ओनर। जबकि जब हम एनपीओ बनाते हैं तो एनपीओ के अंदर हमें ओनर की जरूरत नहीं होती, इसके अंदर मेंबर बनते हैं। वो मेंबर जो अपना पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जिससे कि कंपनी, जिससे आपका ऑर्गेनाइजेशन है आगे इंक्रीज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दान धर्म आप करते हैं, चैरिटेबल में दिया गया चंदा, है ना, गुरुद्वारे या मंदिर में कहीं जागरण हो रहा है, उसमें होने वाला जो खर्चा है आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब आती हैं आपकी सोशल सर्वे के अंदर, एनपीओ के अंदर। ठीक है, और जबकि इसके अंदर हमारा मेन अर्निंग होता है प्रॉफिट या लॉस का कंफर्म करना। इसलिए हम फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं कि कंपनी को पूरे साल में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, और इसमें हमें ये मिलता है सरप्लस, कितना हमें ऐड हुआ और कितनी डेफिशिएंसी, कितनी कमी आई। इन चीज़ों के लिए ही ये एनपीओ बनाया जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि एनपीओ का एम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉट पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ओके बेटा, इतना समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं। यस बच्चों, आपको भी मैंने बताया था
कि फाइनेंशियल अकाउंट में वो कंप्लीट करने के लिए जो पैसा लगाता है वो लगता है ऑनर, जो कंपनी के ऑनर होते हैं। और जबकि इसके अंदर एनपीओ में मेंबर होते हैं। मेंबर जब मेंबर बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन एम नहीं है, सोशल सर्वे है। जितने भी मेंबर बनते हैं वो मेंबर की एक लिस्ट बनती है मेंबरशिप की। माना कि भाई किसी मेंबर ने दे दिया 2000, किसी ने दे दिया 5000, किसी ने दे दिया 10,000। ऐसे जितने भी मेंबर होते हैं वो अपना योगदान देते हैं। ऐसे करते करते बड़ा अमाउंट हमारा कलेक्ट हो जाता है, जो किसी एनपीओ को चलाने के लिए ज़रूरी होता है कि हमने एनपीओ में, जैसे कोई अनाथालय है, कितना हमने पैसा हमारे पास है और कितना हमने अनाथालय के लोगों को दिया, उनको भोजन पानी दिया, खाना दिया, एक्स्ट्रा उनकी हेल्प की। ये सब ये एनपीओ के मेन फीचर्स हैं। अब जैसे कि आपको एनपीओ चलाना है तो एनपीओ को चलाने के लिए उसके बेसिक टर्म्स हैं आपके सामने। तो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एनपीओ, इसमें आपका पहला पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शंस क्या है? जितने भी मेंबर हैं, मेंबर की लिस्ट बनती है। जो भी मेंबर जितना भी अपना योगदान देता है, जितना अपना योगदान देता है 2000, 4000, 10,000, 20,000, ऐसे करते 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 एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट हो जाता है। इसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शंस। जैसे आप कहते हैं चंदा कलेक्ट करना सभी मेंबर के द्वारा। जब सारे मेंबर का चंदा इकट्ठा हो जाता है तो उनकी मेंबरशिप लिस्ट बन जाती है, जिसे बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। वो जो पैसा इकट्ठा होता है वो आपकी इनकम हो जाती है। और उसी जो इनकम आपके पास पैसा जो इकट्ठा हुआ है, जो आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा कि पूरे एक साल के अंदर लोगों ने हर महीने के हिसाब से 1 महीना 2 महीना जितना भी पेमेंट देना होता है, हर महीने 2000, फिर अगले महीने 2000, 5000, 10,000, तो हर महीने आप इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं। और ऐसे करते करते हर महीने के हिसाब से उसमें से एक्सपेंसेस होते रहते हैं। ये था आपका सब्सक्रिप्शन, इसको बोला जाएगा, इसमें एनुअल कंट्रीब्यूशन के अंदर होता है बाय और मेंबरशिप। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है बेसिक टर्म्स में सब्सक्रिप्शन। मैंने आपको बताया एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा जिसमें सारे मेंबर अपना अपना पेमेंट इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं और उसके हिसाब से ही उसके अंदर एक्सपेंसेस होते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका चैरिटी, दान दे देना। जैसे मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में आपने देखा होगा कि लोग जाते हैं दान देते हैं, वो आपका सब इसमें आता है चैरिटी में। तो चैरिटी जो होती है बेटा ध्यान रखना, 2 टाइप की होती है चैरिटी। एक तो होती है जनरल चैरिटी, एक होती है स्पेसिफिक चैरिटी। जनरल चैरिटी क्या है? जनरल चैरिटी में तो ये है कि आपने मंदिर के नाम पैसा दे दिया, चैरिटी दे दी, गुरुद्वारे में लोगों को लंगर करा दिया, खाना खिला दिया, मंदिर में पैसा दे दिया। ठीक है। और स्पेसिफिक क्या होता है? जैसे कि कोई गुरुद्वारा है या कोई लाइब्रेरी है, कोई चैरिटेबल है, संस्थाएं हैं, उसके अंदर जैसे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी की बुक्स का अरेंजमेंट करना, उसके नाम से आपने पेमेंट दे दिया कि भाई ये बुक्स मेरे नाम से आप अपनी लाइब्रेरी में मंगा सकते हैं। ठीक है, तो पैसा एक साथ दे देना, इकट्ठा करके दे देना, वो आपका आता है स्पेसिफिक में। तो ध्यान रखिएगा चैरिटी आर 2 टाइप्स, जनरल चैरिटी और स्पेसिफिक चैरिटी। नंबर 3 पे आते हैं हम लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप क्या है? लाइफ मेंबरशिप का मतलब कि 1 टाइम डिपॉजिट कर देना पैसा। अब कोई बंदे ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई मैं हर महीने पैसा नहीं दे सकता, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा नहीं दे सकता, मैं पैसा साल में एक बार इकट्ठा डिपॉजिट कर देता हूँ जितना भी आपको पेमेंट चाहिए। तो एक बार पैसा डिपॉजिट कर देना बाय मेंबर 1 ईयर का, तो उसे क्या बोला जाएगा? आपका 1 टाइम डिपॉजिट किया जाएगा, उसे बोलते हैं मेंबरशिप। यानी कि सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर अपॉइंट हो गया और उस मेंबर ने अपना पेमेंट एक ही बार जमा कर दिया, ना कि हर महीने। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 1 साल का पैसा इकट्ठा ही जमा कर देते हैं कि मेरे नाम से ही पैसा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों के सेवा के अंदर आप लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका मेंबरशिप, 1 टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट आपका है नंबर 4 पे एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या है? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मेंबर इकट्ठे होते हैं, जैसे कि मैं आपके साथ जुड़ गया, आप मेरे साथ जुड़ गए, 2 लोग जुड़े, 4 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़ गए, ऐसे करते करते पूरा ऑर्गेनाइजेशन कि भाई मुझे भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुझे भी ऐड करा दो, तो लोग डे बाय डे उसके अंदर क्या होता है इंक्रीज होना शुरू कर देते हैं, ताकि मेंबर और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। जब ज़्यादा मेंबर इंक्रीज होंगे तो उतना मेंबरशिप फी कटेगी, उतनी वो इनकम इंक्रीज होती है जो कि हम
एनपीओ में एक्सपेंस करते हैं किसी भी चैरिटेबल के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपके माइंड में सेट हो गया होगा कि जब कोई मेंबर की एंट्री होती है तो उसको अपना जो भी उसकी इच्छा अनुसार जो भी वो डोनेशन या पेमेंट देना चाहता है वो सब इसमें आती है आपकी एंट्री फीस के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको एंट्री करनी है तो उस एंट्री फी आप इतनी है और इतना आपको इसके अंदर करना है तो आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको एंट्री फी पे करनी होती है। नेक्स्ट है आपका डोनेशन। डोनेशन, अब डोनेशन क्या है? डोनेशन का मतलब भी बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, एक होती है छोटे मोटे खर्चे चैरिटी दान दे दिया, कहीं जागरण वगैरह हो रहा है उसमें आपने 51 रुपये की पर्ची 101 रुपये की पर्ची इकट्ठा पैसा ना देकर ऐसे कई लोगों से कलेक्ट किया तो ये हुआ आपका डोनेशन। डोनेशन का मतलब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनको चलाने के लिए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं वो पैसा इकट्ठा देते हैं कि डोनेशन के लिए कि भाई ये पैसा इस फैमिली की तरफ से है जो कि डोनेशन आपको दिया जा रहा है, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा रहा है। तो ठीक है बेटा, ये हुआ आपका डोनेशन। डोनेशन और चैरिटी में वैसे फर्क है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 6 है पोस्टेज अदर एक्सपेंसेस। पोस्टेज क्या है? अदर एक्सपेंसेस जब कोई संस्था चलती है तो संस्था में कई लोग जुड़ते हैं, आते हैं जाते हैं, चिट्ठी पत्री आती है, पत्र आते हैं, उनका हमें रिप्लाई करना होता है, उन सबके लिए क्या होता है? एक्सपेंसिव लगता है, खर्चा लगता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कैसी चल रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन, और लोग चिट्ठी के माध्यम से या मनी ऑर्डर के माध्यम से भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पे करते हैं या सेंड कर देते हैं, है ना बेटा। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं आपकी पोस्टेज अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। चिट्ठी पत्री में पैसा खर्च होना, डाक का एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिससे कि लोगों को अपनी एडवाइस दी जाए, लोग अपनी एडवाइस देते हैं और अपना डोनेशन देते हैं पोस्टेज के अंदर। अब आपका अपकीप ऑफ लैंड। अपकीप ऑफ लैंड क्या है? अपकीप ऑफ लैंड क्या? जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे एक संस्था है, उस संस्था की देख रेख करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, वो भी तो आपका एक्सपेंस होगा। वो एक्सपेंसेस कहाँ से आप करेंगे? आप जब आपके पास मेंबर जुड़ेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनकम होगी, है ना, तो उसी इनकम में से सारे पैसे खर्च होते हैं, जिसको बोला गया है आपका अपकीप ऑफ लैंड। जहाँ पे संस्था है, इस्टेब्लिश है, उस संस्था की देखभाल के लिए जो खर्चे होते हैं वो सारे ये अपकीप ऑफ लैंड से रिलेटेड है। ओके बेटा। नंबर 8 पर है हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम, हॉनोरेरियम क्या है? अब जैसे आप मान के चलिए हॉनोरेरियम के बारे में, स्कूल है, कॉलेज है, साल में एक बार फंक्शन होता है, तो आप कहते हैं कि हमारे यहाँ चीफ गेस्ट है, ऑनरेबल चीफ गेस्ट को आप अपॉइंट करते हैं। अब आप अपॉइंट किया आपने, अब उसके लिए क्या करेंगे? अब आप उसके लिए आप क्या करेंगे? अब आप कहोगे सर कि इस संस्था को चलाना है, इस संस्था को चलाने के लिए कहते हैं हॉनोरेरियम। हॉनोरेरियम का मतलब क्या आ गया यहाँ पर? मानदेय। क्या? मानदेय। जब कोई आपके घर में आता है या किसी फंक्शन में किसी को आप इनवाइट करते हैं, हॉनरेबल चीफ गेस्ट मिस्टर अदर ये नाम के नाम से आप बोलते हैं हॉनरेबल, कि आप मुझे मानदेय। मानदेय का मतलब कि जो आपके घर में आया है आप उसको क्या दे रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जब रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो क्या होगा? जिसको बुलाएंगे, खाने पीने का खर्चा होगा, आप उसे जब वो जाएंगे फंक्शन अटेंड करने के बाद आप उसे बुके भी देंगे या कुछ शील्ड देंगे, है ना। तो संस्था क्या है? संस्था का सारा खर्चा होता है ना। ये सब इसमें आता है आपका हॉनोरेरियम। हॉनरेबल पर्सन, हॉनरेबल चीफ गेस्ट जो आपने अपॉइंट किए हैं, और उससे उनके साथ जो रिलेटेड पर्सन आते हैं उनका भी एक्सपेंसेस होता है, खाना पीना, बुके देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है बच्चे। तो ये सब क्या है? मानदेय। मानदेय का मतलब ऐसे आपको मुझे इज्जत दो। इज्जत दो का मतलब कि आपके घर में भी कोई आया है, आप उसे रिस्पेक्ट देंगे। आपकी संस्था में आया है, आपने उसको इनवाइट किया है ना, तो उसमें एक्सपेंस तो होगा ही होगा, तो वो होगा आपका ये हॉनोरेरियम, यानी कि मानदेय, जो भी आप रिस्पेक्टेबल में एक्सपेंसेस में खर्च होते हैं। ठीक है बच्चे। तो ये आपके सामने 8 पॉइंट हैं, जो कि 8 पॉइंट रिलेटेड टू एनपीओ। ठीक है बच्चों, समझ में आया है आपको? चलिए ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं। यस बेटा, अब हम बात करेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बनाने से पहले आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि कोई आपसे पूछे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा कौन सा अकाउंट है, रिसीप्ट एंड पेमेंट हमारा कौन सा अकाउंट है, तो आप कह सकते हैं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट इज आवर रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट।
कोई पूछे आपसे कि भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा है ये, तो आप कह सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाते हैं तो कुछ पॉइंट हैं मैंने लिखे हैं, उनको थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश इंक्लूडिंग बैंक। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर जितना हमारा कैश है और जितना हमारा बैंक का अमाउंट है वो इंक्लूड होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट ड्यूरिंग एंड अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में यानी कि पूरा जो फाइनेंशियल ईयर हम जो बनाते हैं तो इसमें हमारा कितना कैश आया, कितना हमारा बैंक से आया, कितना हमने रिसीव किया, कितना हमने एक्सपेंस जो भी किए बैंक से किए यानी कि चेक के अकॉर्डिंग हमने पेमेंट किया, और कितना चेक से पेमेंट हमारे पास आया, उन सब का ब्यौरा, उन सब का स्टेटमेंट हम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बनाते हैं। इट बिगिन विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, इसकी जो ओपनिंग होती है किससे होती है, कैश और बैंक बैलेंस से, एंड विद क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, इसकी जो ओपनिंग होती है वो भी कैश बैंक बैलेंस से होती है, और जब इसका क्लोजिंग करते हैं हम तो जो क्लोजिंग करते हैं वो भी हम कब करते हैं, कैश और बैंक बैलेंस से इसकी क्लोजिंग होती है, इससे इसकी ओपनिंग होती है। दैट इज वेदर इट इज अ कैपिटल और रेवेन्यू इन नेचर और वेदर इट रिलेट टू द करंट ईयर, प्रीवियस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। जो भी रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रिलेशन है वो करंट ईयर से है और प्रीवियस ईयर से है और नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर जो एट प्रेजेंट हमारे पास कितना कैश आया, चेक से आया, चेक से हमने पेमेंट पे किया। प्रीवियस ईयर लास्ट हमारा जैसे 2020 चल रहा, 2019 में कितना हमारा रिसीव हुआ, कितना हमने चेक से पेमेंट दिया, कितना चेक से पेमेंट आया, और नेक्स्ट ईयर कि हमें कितनी हमारे पास लायबिलिटीज़ है और कहाँ से हमारी इनकम आनी है। लायबिलिटीज़ को पे करेंगे चेक से या चेक से पेमेंट आएगा एक्सेट्रा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिलेशन जो है करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से भी इसका रिलेशन है। और फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई आपसे पूछे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा है तो आप कह सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट आर आवर रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके बेटा, यस बेटा। अब हम बात करेंगे एनपीओ स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है इसमें 3 अकाउंट बनते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और नंबर 3 बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शुरुआत होती है टू ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक, और जब इसकी क्लोजिंग होती है लास्ट में वो होती बाय बैलेंस सीडी, कैश और बैंक के नाम से। तो ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग बैलेंस में कैश और बैंक और क्लोजिंग होती है बाय बैलेंस सीडी और कैश और बैंक के अकॉर्डिंग होती है। जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल रिसीप्ट और पेमेंट, ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड। कौन कौन से आते हैं इसमें, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है ऑल एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल एंड कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड। ये बात ध्यान रखिएगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय हमें इन 2 बातों का ध्यान रखना है। कौन सा, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ओनली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू नेचर इनकम टू बी रिकॉर्डेड। ओके, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ओनली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस एंड ओनली रेवेन्यू नेचर इनकम टू बी रिकॉर्डेड। सेकंड पॉइंट, ओनली दोज एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर एंड इनकम विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, यानी कि जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर जितने भी करंट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर होंगे, इनकम होगी, उसमें शो की जाती है। अब ये बात ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंट क्या है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि ऑल एक्सपेंसेस
एक्सपेंडिचर इनकम कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। जबकि जब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्या किया जाएगा, ओनली दोस एक्सपेंडिचर इनकम विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर, ये बात ध्यान रखिएगा। ओनली रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर इनकम टू बी रिकॉर्डेड। ओके, तो ये बात ध्यान रखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब आप सवाल करेंगे तो आपको कंफर्म होगा कि जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम वाले कॉलम में हमें एक चीज कंफर्म होती है, सरप्लस। क्या सरप्लस? सरप्लस क्या होता है? सरप्लस वो होता है जब लायबिलिटी से ज़्यादा हमारी इनकम इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज पे कर दिया उसके बाद हमारी इनकम बची है, तो इनकम बची है तो वो हमारी क्या होगी बेटा, वो हमारी सरप्लस। इसका एक फार्मूला कि सरप्लस इनकम मोर देन एक्सपेंसेस, इनकम मोर देन एक्सपेंसेस इज इक्वल टू सरप्लस। ओके, और जब आप बनाएंगे एक्सपेंडिचर अकाउंट तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कंफर्म हो पाएगा आपको, इसमें कंफर्म होता है हमारी डेफिशिएंसी कि कितनी हमारी कैपिटल, कितना हमारा जो इनकम है कम पड़ गई। तो डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कमी आना। तो एक्सपेंसेस मोर देन इनकम, एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, वो शो होगा आपका एक्सपेंडिचर अकाउंट से। जब आपका सरप्लस, सरप्लस क्या होता है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आपकी लायबिलिटीज पे करने के बाद ही हमारी इनकम डिपॉजिट रहती है, बच जाती है, तो सरप्लस इनकम मोर देन एक्सपेंसेस। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप सवाल करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। तीसरा पॉइंट था आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है, ये आप जानते हैं, 11th में पढ़ा था आपने, लायबिलिटीज एसेट्स, इसमें थोड़ा क्रॉस हो जाता है, इधर एसेट्स होती है उसमें, इधर लायबिलिटीज होती है और इसमें लायबिलिटीज और एसेट्स। तो लायबिलिटीज में क्या निकलता है हमारा, कैपिटल फंड। ठीक है, कैपिटल फंड, और जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अनअर्न्ड इनकम है, जो एडवांस होती है, सारी चीजें कहाँ आती हैं आपकी लायबिलिटीज में। और एसेट्स में क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग इनकम। ये तो आपको कंफर्म है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसा आपने 11th में पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखते हुए आप दिखाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो रेंट में आप प्लस करते थे आउटस्टैंडिंग। उसके बाद बैलेंस शीट में दिखाते थे आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, एसेट्स में दिखाते थे, और प्रीपेड का अमाउंट कहाँ दिखाते थे, लायबिलिटीज में। तो इसमें क्या होता है, क्रॉस होता है। ओके, इसमें आउटस्टैंडिंग दिखाई जाएगी एक्सपेंसेस लायबिलिटीज में, और आउटस्टैंडिंग इनकम जो है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है वो दिखाई देंगे एसेट्स के अंदर। क्लियर? अनअर्न्ड इनकम आपको पता ही है, अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, जो एडवांस ले ली जाती है। जैसे कोई बच्चा या कोई किराएदार एडवांस में रहने कोई आया और पैसा आपने किराया उसका एडवांस में ले लिया, दैट इज अनअर्न्ड इनकम, है ना। तो बिना कुछ करे आपने पैसा एडवांस ले लिया, तो ये हुआ आपकी अनअर्न्ड इनकम। क्या होता है, बाद में देना, वो बाद में पेमेंट करते हैं हम, वो कौन सी होती है आपकी आउटस्टैंडिंग। क्लियर? तो हमने एडवांस ले लिया, यानी कि एडवांस ले लिया, दैट इज अनअर्न्ड इनकम। फिर रिपीट कर रहे हैं, कैपिटल फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, जो कि हम एडवांस लेते हैं, सारी आपकी लायबिलिटीज में आती है, और एसेट्स में आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम में सकता है। ठीक है, ये आपका बनता है पूरा फॉर्मेट। क्लियर बच्चों? ओके, थैंक यू। यस बेटा, आज हम बात करेंगे अब लास्ट टॉपिक कि एक्चुअल में कैपिटल फंड है क्या। कैपिटल फंड का जो रिलेशन जो है वो किस पे बेटा, बैलेंस शीट से। अगर हमें कैपिटल फंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम, कैपिटल फंड निकालने के लिए फार्मूला लगेगा इसमें, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। एनपीओ की जितनी भी हमारी टोटल एसेट्स है, उस टोटल एसेट्स में से हम टोटल लायबिलिटीज को लेस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, कैपिटल फंड। चाहे कैश से रिलेटेड है या बैंक से रिलेटेड है। ओके, तो ये था आपका कैपिटल फंड। अब माइंड में आपके आना चाहिए कि कैपिटल फंड की डेफिनेशन क्या है। तो कैपिटल फंड की डेफिनेशन है, इट इज द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। क्या बेटा, इट इज द एक्सिस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जब आपकी एसेट्स ओवर लायबिलिटीज ऑफ एनपीओ, यानी कि एक्सिस होंगी आपकी एसेट्स अकॉर्डिंग टू लायबिलिटीज, तो आपका क्या निकल जाएगा, कैपिटल फंड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, गिव टू मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। एनपीओ यानी एक सोसाइटी चलाने के लिए हमारे पास पता होना चाहिए कि मेन सोर्सेज क्या हैं इनकम के। तो इनकम के मेन सोर्सेज हैं आपके, एक तो सब्सक्रिप्शंस, पहला पॉइंट, और दूसरा है डोनेशन। क्वेश्चन ये है कि सब्सक्रिप्शन है क्या। सब्सक्रिप्शंस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज मीन बाय सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है
जो सोसाइटी में आता है एनपीओ में, जो मेंबर बनते हैं एनपीओ में, एनपीओ जो अपना योगदान देते हैं मंथली, वीकली, 3 महीने में एक बार दे दिया पेमेंट, 6 महीने में एक बार दे दिया, साल में एक बार दे दिया, इस तरीके से जो पीरियडिकल बेस पर जो अपना योगदान देते हैं मेंबर, वो होता है आपका सब्सक्रिप्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट पे बाय द मेंबर ऑफ द एनपीओ फॉर ऑन पीरियडिकल बेसिस। पीरियडिकल बेसिस पर जो मेंबर बनते हैं एनपीओ में वो पीरियडिकली अपना पेमेंट, जो भी इनकी इच्छा है वो अपना योगदान देते हैं ताकि एनपीओ जो सोसाइटी है वो चलती रहे। ओके बेटा, तो ये पॉइंट थे आपके। तो मुझे उम्मीद है इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप लोग देखते रहिए आपके अपने चैनल एडीएस कॉमर्स। एक मेरी छोटी सी कोशिश है, अकाउंट का मैंने फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा एक जो भी लेक्चर है आपके सामने दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप उसे देखेंगे। जिन बच्चों को नॉलेज है इस चैप्टर की, अच्छी बात है, जिन बच्चों को नॉलेज नहीं है या कम है वो एक बार देखिएगा। जब तक बेस आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नॉलेज में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे और आगे आपका इन फ्यूचर कंप्लीट आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर है एनपीओ का। एनपीओ का चैप्टर जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का आता है। कितना? 10 मार्क्स का। तो आप इसे देखिएगा, आगे इसकी नॉमेरिकल करेंगे और लेक्चर दिए जाएंगे इस टॉपिक के बारे में और सवाल वगैरह होंगे। तो आप देखते रहिए आपके अपने चैनल एडीएस कॉमर्स। आपका हमेशा स्वागत है। आप हैं तो हम, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अच्छे से घर में रहिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आज से समय ऐसा चल रहा है और अच्छा समय आएगा इन फ्यूचर। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू, नमस्कार।